नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं नए सेशन की। यूपीएससी सीएससी 2026 के पीटी के लिए साइंस और टेक को हम पढ़ेंगे। हम उसमें उन चीज़ों को कवर करेंगे, साइंस और टेक के टॉपिक्स जो हर साल पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये टॉपिक हमारे पास से पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं आपकी जो पीटी में 10 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं साइंस और टेक के, मिनिमम 10 से 15 के बीच में, 12-13 जो मान लो, है ना, तो आपके नहीं गए तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, है ना। पहले आपको पूरा पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रीवियस लगाने हैं, उसके बाद थोड़ा मॉक टेस्ट वगैरह लगा लीजिए और करंट अपडेट कर लीजिए उसमें। तो कहीं ना कहीं आपके लिए साइंस और टैग का सेशन जो होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इजीली आप उसको रिवाइज कर लोगे। ठीक है, अब हमारे इस सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं कि भाई साइंस और टेक में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले। देखो, सबसे पहला टॉपिक अपन इसमें कवर करेंगे, है ना, तो उसका नाम क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या जाएगा? स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का जो पहला टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। सेकंड टॉपिक जो आएगा हमारा वो क्या जाएगा? बायो टेक्नोलॉजी आ जाएगा। क्या जाएगा? बायो टेक्नोलॉजी आ जाएगा। ठीक है। थर्ड जो आ जाएगा उसको हम कौन से टॉपिक को कवर करेंगे? आईसीटी को कवर करेंगे। आईसीटी, है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह, है ना, उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक कवर करने वाले हैं। चौथे नंबर का टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद पांचवा टॉपिक होता है अपना जो कि परमाणु प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्या है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी आ गया और ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ गया। ठीक है, दोनों ही अलग अलग है ना। फिर छठवां टॉपिक आएगा, थोड़ा सा हम इसमें पढ़ेंगे हेल्थ वगैरह के बारे में, जो स्वास्थ्य या जो बीमारियां वगैरह होती है हेल्थ के बारे में, या जो डिसीजेज होती है उसके बारे में हम चीज़ों को भी कवर कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद सातवां टॉपिक होता है हमारा साइबर सिक्योरिटी। क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक। तो इसको भी हम कवर कर लेंगे कि साइबर सिक्योरिटी वाला कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए सेशन है, तो उसको भी हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तो आठवां टॉपिक हो जाएगा हमारा एनर्जी रिसोर्स के बारे में। ठीक है, जो भी ऊर्जा के जो संसाधन होते हैं, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक से उसको कवर हम करेंगे। अगर मैं ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी वाला सेशन है, आप देखना यहाँ से ही क्वेश्चन आपको करीबन करीबन हर साल मिनिमम 2 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिल जाएंगे, लगभग, है ना। तो आपको 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से 100% मिल जाएंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी से होता क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। आईसीटी से कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और कहीं मान के चलो इसमें भी आप 2 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलिए इस टॉपिक से भी, है ना। करंट से भी अपडेट होता है। नया टेक्नोलॉजी कभी आता है कभी नहीं आता है ना, बोल नहीं सकते। ठीक है। ठीक है, उसके बाद होता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कभी कभी जो है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, यानी 1 क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ से आ जाता है। हेल्थ और डिसीजेज बीमारियां होती कभी कभी, तो इस टॉपिक को भी अगर देखें हम तो इससे भी मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। फिर ये साइबर सिक्योरिटी, इससे कभी आता है कभी आता नहीं। हेल्थ रिसोर्सेज से कभी कभी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यानी ये जो हमने टॉपिक्स पढ़े ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम हमारे टॉपिक जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को स्टार्ट करने वाले स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो इस सेशन का मेन उद्देश्य क्या है कि हमने उन चीज़ों को भी देख लिया कि पेटी में हमारे एग्जाम में कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं और कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं, कैसे हम हैंडल वाइट करेंगे इसको, उन चीज़ों को भी देखेंगे। सबसे पहले आपने देख लिया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी होता है। भाई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी होता है, अब मान लीजिए ये अर्थ है हमारा, क्या ये अर्थ है? ठीक है, देखो वो तो ठीक है। अब अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष वाली चीजें, तो ये पृथ्वी के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, ये सीधा किसके और अंतरिक्ष के बारे में बात कर रहा है ना। तो थोड़ा समझते भाई, ये हमारे नीचे से क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, अब नीचे ये पृथ्वी है, ये तो पूरी पृथ्वी आ गया, आपको पता होगा। ठीक है, और ये समुद्र तल, समुद्र जैसे पानी का नीचे का जो तल, समुद्र तल, समुद्र के तल से लेके, पृथ्वी तो है टोटल, पर वो समुद्र के तल से लेके
ऊपर ऊपर 100 किलोमीटर के दायरे में, है ना, ऊपर 100 किलोमीटर जो आएगा, यानी वायु क्षेत्र के किसी राष्ट्र का, जो वायु क्षेत्र है वो किसी राष्ट्र का भी हो सकता है, वो बोलेगा यहाँ तक मेरे अंडर में ठीक है, पर भाई 100 किलोमीटर के ऊपर आ गया तो इस रेखा से क्या होता है, अंतरिक्ष की शुरुआत। उस रेखा का नाम क्या है, केरमन रेखा, यानी उस रेखा का नाम केरमन रेखा। कि भाई अर्थ से अगर मैं ऊपर की ओर जाऊं तो 100 किलोमीटर आ जाएगा, तो वो जो लाइन ऑफ जो रेखा आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, केरमन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, केरमन रेखा कहते हैं। अब केरमन रेखा कहते तो भाई जो केरमन रेखा वही अंतरिक्ष हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं होगा, कोई राष्ट्र कोई नेशन जो है उस पर अपना राइट नहीं लगा सकता। भाई किस आधार पर लगाएगा, सोचिए ना, पृथ्वी है हमारी, हम तो कहाँ से ले रहे, समुद्र के तल से नीचे से शुरुआत कर रहे हैं, है ना, नीचे से ले रहे हैं और उसे ऊपर की ओर जा रहे हैं यहाँ तक, ये हमारा अंतरिक्ष है, इसको केरमन रेखा नाम दे दिया गया। यहाँ पर कोई देश ये दावा नहीं कर सकता कि भाई ये तो मेरा अंतरिक्ष है। भाई आप मिशन भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये दावा नहीं लगा सकते कि भैया ये अंतरिक्ष मेरे अंडर में आता है, करेगा थोड़ी, है ना। चीजों को समझिएगा, गहराई को रिलेट करिए, है ना। इस रेखा से अंतरिक्ष की क्या हुई, शुरुआत हुई। क्योंकि इस पर कोई राष्ट्र का अधिकार या पावर नहीं, कि हम बोल देंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो स्पेस के लिए लॉ बनाया गया है, भाई अंतरिक्ष के लिए क्या बनाया गया, कानून बनाया गया है, क्योंकि भाई कानून बनाना भी इसके लिए इम्पोर्टेंट बन गया था, कि कोई भी व्यक्ति अपना दावा पेश करता रहेगा तो फिर कैसे उसको निपटाएंगे, ठीक है ना। तो अंत इसके लिए लॉ बना दिया गया, स्पेस लॉ। उस लॉ का नाम क्या रखा गया, आउटर स्पेस टेरिटरी 1967, क्या रखा गया, आउटर स्पेस टेरिटरी 1967 में कानून बना दिया गया। क्या होगा, अब देखो मेन चीज अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या बोला गया, इसने बोला कि ये जो अंतरिक्ष जो है ना भाई, इसका उपयोग अगर मैं बात करूं सभी देश और समस्त मानव जो प्रजाति के लिए वो लाभ के लिए होना चाहिए। ये बात भी सही है भाई, ये बात भी सही बोल रहा है कि अंतरिक्ष का जो उपयोग है, जो स्पेस है, उसका उपयोग कौन कर सकते हैं, सभी देश, यानी हमारे पृथ्वी पर जितने भी देश विराजमान है वो, और समस्त मानव की प्रजातियां, मानव की प्रजातियां, तो वो उनके लाभ के लिए होना चाहिए, उनके बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ये कह रहा है। तो भाई ये भी बात सही है, होना ही चाहिए, है ना, ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें आता है इस स्पेस लॉ में, कि जो अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं, मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले जो यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री समस्त मानव प्रजाति का क्या करते हैं, प्रजाति का इसको प्रतिनिधित्व माना जाता है। ठीक है भाई, अंतरिक्ष यात्री, कोई भी अंतरिक्ष में जाने वाला यात्री होगा, उसको समस्त मानव की प्रजाति का प्रतिनिधि माना जाता है। लेकिन किसी भी अंतरिक्ष जो मिशन होता है, किसी भी अंतरिक्ष मिशन हो सकता है, तो किसी भी अंतरिक्ष मिशन से होने वाले जो नुकसान होते हैं, होने वाले नुकसान के लिए राष्ट्र जिम्मेदार है। समझ में आ गया, क्योंकि वही सिंपल सी बात है। आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे हैं यार, जब भी आप अंतरिक्ष में कोई मिशन भेजोगे या कुछ भेजोगे तो किसी राष्ट्र के द्वारा भेजा जा रहा है। तो एक साथ अगर भेजते भी चलो ठीक है, वो भी अलग हो गई, परंतु वो कोई राष्ट्र जैसे इंडिया भेज रहा है, पाकिस्तान भेज रहा है, या अमेरिका भेज रहा है ना, जापान भेज रहा है, चाइना भेज रहा है, तो भाई जो दे कंट्री यहाँ पर अंतरिक्ष में जो भी अंतरिक्ष मिशन जो भेजेगी वही उसके लिए जिम्मेदार हो। क्यों, हो सकता है उसका जो मिशन भेजा गया वो अच्छा नहीं, डैमेज है, या वहीं पर ही वो खराब हो गया, या बीच में वो आउट ऑफ सर्विस निकल गया, है ना, किसी काम का नहीं रहा, तो इसके लिए क्या होगा, वही राष्ट्र जिम्मेदार हो। समझ में आ गया। तो अंतरिक्ष यात्री समस्त मानव प्रजाति का प्रतिनिधित्व उसको मान लेते हैं अपन, और किसी भी अंतरिक्ष मिशन से होने वाला जो नुकसान होगा उसके लिए राष्ट्र जिम्मेदार होता है। तीसरा पॉइंट देगा कि जैसे राज्य जो होता है, राज्य क्या करेगा, राज्य क्या, परमाणु हथियार हो गया या अन्य सामूहिक विनाश, परमाणु हथियार या अन्य सामूहिक विनाश के जो हथियार होते हैं उसको कक्षा में, या जो आकाशीय पिंड होते हैं, कक्षा या आकाशीय पिंड में इसको क्या कर सकता है, वो स्थापित नहीं करेगा, नहीं करेगा। समझ में आ गया, नहीं करेगा। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी राज्य हो सकता है यार, कोई भी राज्य, परमाणु हथियार कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। समझ में आ गया, हो गया। कुछ साल पहले जो अमेरिका था, अमेरिका ने जापान पर जो है दो बार जो हमला किया था इसके, तो जो जापान पूरी तरीके से मान के चलो बहुत नष्ट हो चुका था, और उसे फिर बाद में भाई सही होने में बहुत टाइम लगा, यानी सोच सकते हो। इसलिए
यही वो बोल रहा है कि इसको कक्षा आकाशीय पिंड में आप स्थापित नहीं कर सकते। अगर कर दिया और किसी कोई भी कंट्री से अगर मान के चलो कुछ हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ी का सामना हो सकता है। तो जो राज्य होगा, परमाणु हथियार होगा या अन्य सामूहिक विनाशकारी हथियार, उसको कक्षा में या आकाश के पिंड में स्थापित नहीं करेगा, नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। अगला हम देखेंगे, जैसे आपने देखी कक्षाएं देखी होगी कक्षाएं देखी होगी देखो इन कक्षाओं में अगर मैं बात करूं देखो अगर मैं इन कक्षाओं में अगर बात करूं, जैसे कक्षा दिखाई दी आपको, यहाँ दिखाई दे रहा है NEO, और ये क्या है, निम्न भूकक्षा है। क्या आ जाएंगे, निम्न भूकक्षा है। भाई जब निम्न भूकक्षा है तो ये जो निम्न भूकक्षा आ जाएंगे 200 से लेके 1200 किलोमीटर के बीच में। आप देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हुआ, ठीक है, एनु, जिसको निम्न भूकक्षा बोलते हैं, ये कितनी है, 200 से लेके 1200 किलोमीटर के बीच, ठीक है। एक आता है MEO, जिसको बोलते हैं मध्य भूकक्षा। क्या बोलते हैं अपन इसको, मध्य भूकक्षा बोलते हैं, जो कि 2000 से लेके 20,000 किलोमीटर के अंदर में आते हैं। कितने आते हैं, 2000 से लेके 20,000 किलोमीटर के अंदर में आते हैं। इसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, मध्य भूकक्षा होती है। तीसरे नंबर पर होता है GEO, जिसको हम बोलते हैं भू संक्रमणकारी, जो कि 36,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 36,000 किलोमीटर होता है, ठीक है भाई। तो हमने कक्षाओं को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया कि भाई सबसे पहले NEO होती है, जिसको निम्न भूकक्षा कहते हैं, जो कि 200 से लेके 1200 किलोमीटर होगा, याद हो गया। फिर MEO आता है, जिसको मध्य भूकक्षा कहते हैं, जो कि 2000 से लेके 20,000 के अंडर में आता है। फिर हमने GEO देख लिया, जिसको भू संक्रमणकारी कहते हैं, जो कि 36,000 किलोमीटर के बीच में होता है। अब मुझे यहाँ पर बताइए, ये जो नीचे वाला सेक्शन है यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या होता है, LEO होता है, LEO फुटप्रिंट। भाई LEO फुटप्रिंट है, यहाँ पर देखा जाए तो अधिकतम कितनी जगह सिग्नल भेजा जाए। क्या बोल रहा है, अधिकतम कितनी जगह यहाँ पर सिग्नल भेजा जाए। ये पहला वाला है LEO, जिसको अपन वही लो अर्थ ऑर्बिट है, ये क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट है ना, ये मिडल अर्थ ऑर्बिट है। ये ऊपर वाला GEO है, भू संक्रमणकारी, जिसको अपन बोलते हैं, जियो सिंथेटिक वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से ये नीचे वाला है, फिर ऊपर, यानी सबसे ये ऊपर है लॉन्गेस्ट है, जिसको भू संक्रमणकारी कहते हैं, जो कि 36,000 किलोमीटर, यानी पृथ्वी से सोचो यार कितने दूर है, बहुत दूर है, लॉन्गेस्ट आर। ऐसा नहीं कि जरा सा पास में हो जाएगा कर लेंगे, ऐसा है क्या, नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत सारी चीज अब हम कवर करने वाले हैं। LEO, LEO क्या है, LEO के बारे में अगर हम बात करें तो LEO को हम कैसे समझेंगे, LEO को हम इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पर है LEO दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, LEO दिखाई दे रहा है। अब LEO देखा जाए तो ये क्या होता है, एक प्रकार से दूर संवेदी उपग्रह होता है। क्या होता है, दूर संवेदी उपग्रह होता है। देखो ये आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है अपनी, भाई ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये पृथ्वी है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फुटप्रिंट है। क्या है मेरे भाई, फुटप्रिंट है। यानी सिंपल सी बात क्या बताऊं, दूर संवेदी यानी दूर से संवेदना करने वाला उपग्रह है, ठीक है। भाई ये जो LEO होती है, इनकी अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट की अगर बात करूं, तो यहाँ पर जो ऊंचाई होती है यानी जो हाइट होती है वो क्या होती है, कम होती है। एंड जो कैमरा होगा, वो कैमरा क्या होगा, का बेहतर कार्य कर सकता है। कार्य कैसा करेगा, बेहतर करेगा। क्या करेगा, बेहतर कार्य करेगा, समझ में आया। तो कैमरा क्या करेगा, बेहतर कार्य, यानी मेरे भाई हाइट क्या होती है उसकी कम होती है, और कैमरा क्या करता है, बेहतर कार्य करता है। ठीक है, हमने इन चीजों को भी देखा, यानी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है, ताकि जो कैमरा होगा वो बेहतर कार्य कर सके। कैमरा कैसे करे, बेहतर कार्य कर सके। अब देखो जो दूर संवेदी उपग्रह देखा जाए, ध्रुवीय प्रकार का पथ है। भाई ध्रुवीय प्रकार का पथ यानी आप देखो यार, पोलर टाइप का एक पथ है। जैसे ये होता है, क्या पता है उनको, उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। भाई उत्तर से दक्षिण की ओर आपको दिखेगा ये, ठीक है, कि भाई नॉर्थ से लेके क्या हो जाएगा, साउथ के बीच में, ओके, उसकी ओर होगा।
अगर मैं बात करूँ ये जो दूर संवेदी उपग्रह जो होता है इसका आवर्त काल कितना होता है भाई, 90 मिनट से लेके 180 मिनट होता है। क्या होता है, 90 मिनट से लेके 180 मिनट होता है। ठीक है, तो 90 मिनट से लेकर 180 मिनट होता है। ठीक है, ये देखा। इस कक्षा में अगर मैं बात करूं परमोचन यान कौन सा होता है, इस कक्षा में देखो ये जो LEO जिसे दूर संवेदी उपग्रह या निम्न भूकक्षा अपन कहते हैं, इसमें कक्षा में परमोचन यान कौन सा, इसका नाम है PSLV। भाई PSLV का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। यानी ये क्या होगा, कक्षा में स्थापित होगा, कक्षा में इसको परमोचन यान है। ठीक है, इस कक्षा में परमोचन यान, इसका नाम है PSLV। तो यानी ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई जैसे कि LEO या दूर संवेदी उपग्रह, उस कक्षा में अपन ने परमोचन यान कौन सा आ जाएगा, PSLV। ओके, अब देखो मेन चीज क्या होती है कि जो दूर संवेदी उपग्रह है इसका जो जीवन काल देखा जाए, जीवन काल के अपेक्षाकृत कम है। जो दूर संवेदी उपग्रह है इसका जीवन काल अपेक्षाकृत कम है। भाई कैसा, भाई मेन चीज क्या है, कम ऊंचाई है। भाई कम ऊंचाई होने की वजह से क्या होगा, जो गुरुत्वाकर्षण रहता है या जो वायुमंडलीय जो रहता है उसमें प्रभाव रहता है, गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल में प्रभाव रहेगा, जिससे टूट फूट की जो एक प्रकार से अगर मैं बात करूं जो संभावना है वो बनी हुई रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई हाइट कम है उसकी, जो LEO दूर संवेदी उपग्रह है जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि कम ऊंचाई के कारण, ऊंचाई क्या है उसकी कम है, तो इससे क्या होगा, जो गुरुत्वाकर्षण होगा या वायुमंडल प्रभाव रहेगा, जिससे टूट फूट की संभावना बनी रहेगी। अरे वाह, ये तो अलग ही पॉइंट है। अब देखो ये तो होगा, अब जो कक्षा की जो अवधि होती है, जो भी कक्षा होगी उसकी अवधि अगर मान के चलो कम है, कम होने के कारण क्या होगा, जो कक्षीय जो विचलन हो रहा है, कक्षा का जो विचलन की जो संभावना है वो अधिक होती है। कक्षा के विचलन की संभावना मतलब विचलने की संभावना अधिक होती है, जिसे ठीक करने के लिए, ठीक करने के लिए ईंधन की अधिक खपत होती है। समझ में आ गया, तो जिसे ठीक करने के लिए ईंधन की क्या होती है, ईंधन की अधिक खपत होती है। ईंधन की जो ईंधन होता है, अगर मैं बात करूं ईंधन की समाप्ति पर, ईंधन की समाप्ति पर उपग्रह का जो जीवन काल है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। भाई मान लो ईंधन है अभी वो खत्म ही हो गया, तो उपग्रह का जीवन काल खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी कोई मिशन है भाई आपने भेज दिया और जब उसमें विधन है, जब तक जल रहा है ठीक है, उसके बाद विधन ही खत्म हो गया तो क्या से चलेगा यार उपग्रह, वो तो क्लोज हो जाएगा उसका जीवन का। ठीक है ना, उसी तरह से मनुष्य भी होता है, जब वो बुढ़े अवस्था में चला जाता है या ऐसी अवस्था में चला जाता है जिस टाइम में उसका जीवन जीना असंभव हो जाता है। जिस प्रकार से अंतरिक्ष में उपग्रह लगता है, वो विधन उपग्रह में विधन लगता है, वो खत्म होने पर आदमी का उपग्रह का जीवन काल खत्म हो जाए, उसी प्रकार मनुष्य का भी जीवन होता है। बल्कि जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई अन्य कारण हो, है ना, या वो जो अपने अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है, तब वो भी क्या डायरेक्टली क्या हो जाता है, उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। वैसे ही वो इसका बता रहा है। यानी अपन ने इन चीजों को देख लिया कि भाई अपेक्षाकृत इसका जो जीवन काल कम होगा। भाई रीजन क्या है कि भाई पहली बात तो आपको पता है कि इसकी ऊंचाई कम है, ऊंचाई कम होने की वजह से जो गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल प्रभाव में रहेगा, जिससे टूट फूट की संभावना बनी रहेगी। और कक्षा की जो अवधि होगी वो कम है। भाई कक्षा की अवधि, अवधि यानी जो बेस उसका बन रहा है यार, वो भी क्या है, कम है, जिस वजह से कक्षा के विचलन कि जो कक्षाएं होती है वो विचलन करेगी। भाई कक्षा के विचलन की संभावना क्या होगी, अधिक होगी, जिसे ठीक करने के लिए ईंधन की अधिक खपत होनी चाहिए। कक्षा का विचलन करना है तो उसकी संभावना अधिक होगी, तो जिससे ठीक करने के लिए ईंधन की अधिक खपत, तो ईंधन आपको ज्यादा देना पड़ेगा। बट अगर बात करें ईंधन की ही समाप्ति होगी तो उपग्रह का जीवन का डायरेक्ट खत्म होगा। तो नहीं, अगर उसको चलाना है जीवन का लंबा, उसको ईंधन की खपत दे, उसको ईंधन देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो वो जो मिशन है, उपग्रह जो है उसका ईंधन की समाप्ति होगी तो मान लो उपग्रह का जीवन काल खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये थोड़ा सा हमने चीजों को समझ लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके भाई क्या नुकसान होते हैं, कि जो LEO है इसके क्या नुकसान होंगे। देखो पहले अगर मैं बात करूँ इसके नुकसान, सबसे पहला क्या होता है, ये पूर्ण कवरेज हेतु काफी उपग्रह की जरूरत है। भाई पूरा आपको कवरेज करना है तो इसके लिए काफी उपग्रह जो होते हैं उनकी क्या होगी, जरूरत लगेगी बहुत सारे। भाई अगर नुकसान हो गया, कुछ डैमेज हो गया तो सोचे ना यार, उसके लिए उसको लगेगा ही लगेगा। फिर नुकसान में और देखेंगे हम पॉइंट क्या है, निम्न जीवन काल है। भाई ये तो नुकसान है, निम्न जीवन काल है उनका।
फिर एक कैसलर सिंड्रोम, जो स्पेस कचरे की समस्या बहुत खतरनाक है। फिर ये है डिस्टरबेंस की समस्या है, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यानी यार आप सोच सकते हो कि दूर संवेदी उपग्रह जो LEO है, इसमें ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब थोड़े से मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ कि भाई कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं या कौन कौन से मिशन है जो आप देखते हैं। देखो, जो दूर संवेदी उपग्रह होता है या LEO होता है, लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है, जो लो अर्थ ऑर्बिट में अगर देखा जाए तो जैसे मिशन शक्ति, क्या है मिशन शक्ति, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, क्या है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको EOS-1 कहते हैं। फिर एक गगनयान होगा, हबल स्पेस टेलीस्कोप हो गया, अंतरिक्ष स्टेशन हो गए। तो ये जो सभी के सभी आप देखोगे ना, आपको दूर संवेदी उपग्रह या LEO में ही आपको नजर आते हुए दिखेगी। जैसे गगनयान मिशन है, तो भाई कहा जाएगा ये, तो LEO में, दूर संवेदी उपग्रह में लो अर्थ ऑर्बिट, यानी निम्न भू कक्षा में जाएगा गगनयान मिशन। ठीक है, ये देखिए अंतरिक्ष से जो स्टेशन होते हैं वो भी यहाँ पर ही होते हैं। कहाँ पर? दूर संवेदी उपग्रह में होते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं होते। ऊपर के कहा रखे यार। फिर हबल स्पेस टेलीस्कोप हो गया, ठीक है, मिशन शक्ति हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो गया, EOS। तो ये जो सारी चीजें कहीं ना कहीं दूर संवेदी उपग्रह में होती है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं अपन दोस्तों, पूरा सिंपल सी बात। वो क्या बोलता है मेरे भाई कि ऊंचाई क्या होती है, हाइट क्या होती है, कम होती है, जिससे कैमरा बेहतर कार्य। दूसरा पॉइंट होता है ध्रुवीय प्रकार का पथ होता है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा, नॉर्थ से साउथ की। तीसरा पॉइंट आ जाएगा आवर्तकाल। इसका क्या आ जाएगा भैया, जो आवर्तकाल होगा इसका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल कितना आएगा, 90 मिनट से लेके 100 मिनट आ जाएगा। और इस कक्षा में प्रमोशन यानी PSLV होता है। जीवन काल अपेक्षाकृत क्या होगा, इसका कम होगा। जीवन काल की जो कम होने का रीजन क्या भाई, ऊंचाई कम है, भाई हाइट ही उसकी कम है ना। तो हाइट कम होने की वजह से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण वायुमंडलीय प्रभाव रहेगा, जिससे टूट फूट की संभावना बन रहेगी। अब भाई कक्षा की जो अवधि है वो कम होने के कारण क्या होगा, कक्षा के विचलन की संभावना अधिक होती है, जिसे ठीक करने के लिए ईंधन की अधिक खपत होती है, और ईंधन की समाप्ति पर उपग्रह का जीवन काल खत्म हो जाएगा। नुकसान बता दिए, पूर्ण कवरेज तो काफी उपग्रह की जरूरत होती है, निम्न जीवन काल है। उसके अलावा बता दिया केसलर सिंड्रोम होता है, स्पेस कचरे समस्या, डिस्टर्ब की समस्या। एग्जाम्पल बता दे, LU में जो मिशन शक्ति हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो गया, EOS-1 हो गया, गगनयान होता है, हबल स्पेस टेलीस्कोप होगा, अंतरिक्ष स्टेशन होगा। यानी ये जो मैंने बताया ये LU दूर संवेदी उपग्रह में समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पर, कवर करेंगे, किसको कवर करेंगे हम, MEO को। MEO जो होता है मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या होता है, 2000 से लेके 20,000 किलोमीटर होती है। इसकी हाइट भी अच्छी खासी होती है, और इसका आवर्त हाइट मैंने ये बता दी, हाइट कितनी होगी, 2000 से लेके 20,000। और इसका आवर्तकाल होता है 6 घंटे से 15 घंटे के बीच में होता है। कितना होता है, 6 घंटे से लेके 15 घंटे के बीच में। तो क्या होता है, आवर्तकाल 6 घंटे से 15 घंटे के बीच में होता है। अब जो MEO होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार से जो नौहन प्रणाली होती है, नौहन का मतलब है नौहन प्रणाली जो अलग अलग टाइप की होती है ना, ये उपग्रह होती है। तो नौहन प्रणाली वाले ये क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए कि नौहन प्रणाली वाला सिस्टम वाले क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। तो ये क्या होते हैं, GPS के उपग्रह यही मिलेगी, GPS वगैरह जो होते हैं ना, उसके उपग्रह यही मिलेंगे। जैसे कि ग्लोनास हो गया, रूस का आपने देखा होगा ग्लोनास, ये GPS है। समझ में आ गई ना। तो GPS के उपग्रह जो होते हैं वो यही मिलेंगे। कोई भी GPS वगैरह कहीं पर सेटलमेंट पे किया जाता है तो कहा गया जाता है MEO में, मिडल अर्थ ऑर्बिट वगैरह। मिडल अर्थ जो ऑर्बिट होता है वहां पर किया जाता है, जो कि 2000 से 20,000 हाइट होती है, आवर्तकाल 6 से 15 घंटे होता है। जो नौहन प्रणाली वाले, देखो नौहन प्रणाली वाले उपग्रह होते हैं, GPS के उपग्रह ही मिलेंगे। एग्जाम्पल है ग्लोनस, रूस का होगा। देखो ये पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका फुटप्रिंट आ जाएगा। क्या जाएगा, फुटप्रिंट आ जाएगा, ये अच्छा आ गया। लाभ देखेंगे तो लाभ क्या क्या होगा, वास्तविक वैश्विक कवरेज होगा। वास्तविक रूप में क्या होगा, वैश्विक कवरेज होगा। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, वास्तविक वैश्विक कवरेज होगा। ठीक है, और क्या लाभ है भाई MEO का, तो जो MEO जो हम पढ़ रहे हैं, इसका और क्या लाभ है वो देखो। बहुत कम विचलन होगा भाई, विचलन होने की संभावना बहुत ही कम लेवल पर है, बहुत बढ़िया। सूचना प्रदान का समय बढ़ सकता है भाई, सूचना
जो भी इंफॉर्मेशन है बस सूचना को आपको प्रदान करना है, तो उसका जो समय होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बढ़ जाएगा। यानी सूचना प्रदान का समय इसमें क्या बढ़ाएगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी आप प्रदान करते हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका टाइम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसका जीवन काल देखा जाए अपेक्षा रूप से अधिक होगा, सिंपल सी बात है। जीवन काल उसकी तुलना में तो भाई अच्छा खासा ही अपेक्षा रूप से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, आगे देखेंगे वायुमंडलीय नुकसान नहीं हुआ, मतलब वायुमंडल में यहाँ पर देखा जाए तो नुकसान नहीं होगा, वायुमंडलीय नुकसान नहीं है। फिर कम उपग्रहों की जरूरत अपेक्षा रूप से, यहाँ पर कम उपग्रह लगते हैं, कम उपग्रह की जो जरूरत है वो अपेक्षीय रूप से, कम उपग्रह की जरूरत क्या है, सापेक्ष रूप से, समझ में आएगा, सॉरी, है ना। जो कम उपग्रह मतलब जो उपग्रह जो लगेंगे वो कम से कम, उसकी जरूरत क्या है, सापेक्ष रूप से, समझ में आ गया। तो हमने अपन ने क्या क्या कवर कर लिया कि जो MeO जो होता है वो क्या होता है, ये जो 2000 से लेके 20,000 किलोमीटर इसकी हाइट होती है, और आवर्तक काल कितना होता है, 6 से 15 घंटे का होता है। और ये क्या करता है, नूहन प्रणाली वाले उपग्रह होते हैं, और जीपीएस के उपग्रह यही मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे जीपीएस के उपग्रह, MeO में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे मेरे भाई, MeO में मिलेंगे। एग्जाम्पल कौन सा है, ग्लोनास रूस का है, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए है ना। लाभ क्या है भाई, वास्तविक वैश्विक कवरेज होगा, वास्तविक रूप में वैश्विक लेवल पर कवरेज करेगा, बहुत कम विचलन इनका होता है MeO का, सूचना प्रदान करने का समय इसका बढ़ जाएगा, और जो जीवन काल होगा वो सापेक्ष रूप से अधिक हो जाएगा, वायुमंडलीय नुकसान नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होगा, कम उपग्रहों की जरूरत होगी सापेक्ष रूप से, क्या होगी, कम उपग्रहों की जरूरत होगी सापेक्ष रूप से, ये भी हमने देखा। ठीक है, अब हम देखने वाले यहाँ पर LEO, सॉरी GEO देखेंगे, क्या देखेंगे, GEO। अब देखो GEO क्या होता है, भू संक्रमणकारी होता है, क्या होता है, भू संक्रमणकारी, क्या होता है, भू संक्रमणकारी। तो भाई जैसे अगर ये बात करें तो भू संक्रमणकारी होता है, तो कैसे वर्क करता है ये देखिए, इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो 24 घंटे का होता है, क्या होता है, 24 घंटे का होता है। इसको भी हम कवर कर लेते हैं कि भाई टाइम पीरियड कितना हो रहा है आपका। तो GEO जिसको अपन जियो अर्थ ऑर्बिट जो भी है, सिंथेनिक्स है ना, जियो सिंथेनिक अर्थ ऑर्बिट है ना, तो भू संक्रमणकारी कहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या होगा, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर की यहाँ पर ऊंचाई होगी, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर हाइट होती है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। और यहाँ पर क्या होते हैं, जो दूर संचार वाले जो उपग्रह होंगे यहाँ रखे जाते हैं, कौन से उपग्रह लगते हैं यहाँ पर, दूर संचार, यानी क्योंकि दूर संचार वाले जो उपग्रह होते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं, तो दूर संचार वाले उपग्रह यहाँ रखे जाते हैं। अब देखो भाई ये क्या होता है, ये सन होता है, आपको दिखाई दे रहा है, सन यानी सूर्य। अब देखो ये अर्थ होता है, जिसको अपन बोलते हैं हमारी पृथ्वी होती है, इसके और बाहर की ओर देखेंगे यहाँ होता है हमारा उपग्रह होता है, क्या होता है, उपग्रह होता है। तो सोचो यार कितने सारे चीजें आपको दिखाई दे रही, दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, हाँ वही बोल। तो GEO के बारे में हमने क्या क्या देखा, 2-3 पॉइंट देखना है कि GEO यानी इसको भू संक्रमणकारी कहते हैं, इसका जो टाइम पीरियड होता है 24 घंटे का होता है, 36,000 किलोमीटर की इसकी क्या होती है भाई, ऊंचाई होती है, और ये दूर संचार वाले उपग्रह जो है यहाँ पर ही रखे जाते हैं। समझ में आ गया भाई। अपने का सबसे पहले सन होता है, सन में आप देखोगे या अर्थ है, तो जो इस सन है, सन के चारों ओर हमारा पृथ्वी जो है घूमता है, ठीक है, आपको पता है, और पृथ्वी घूमता है, पृथ्वी, ये आपको पृथ्वी, पृथ्वी किसके घूम रहा है, सन के, तभी दिन रात होते है कि नहीं होते, बिल्कुल। उसके बाद आप देखोगे उपग्रह उसके पीछे आगे, समझ में आएगा? तो ये सब पृथ्वी के 100 किलोमीटर के ऊपर से स्टार्टिंग होता है, LEO लो अर्थ ऑर्बिट, MEO मिडल अर्थ ऑर्बिट, GEO। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग सेशन है, जिसको कैरमन रेखा आती है पृथ्वी से ऊपर 100 किलोमीटर के दायरे में, उसको ही अंतरिक्ष से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, कोई भी मानव प्रजाति अपना मिशन भेज सकता है, पर उसके लिए वही जिम्मेदार होगा अगर उसमें कोई डिस्पैच हो जाए या कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम, हमने आ गया। तो ये आप समझ सकते हो। फिर अगला होता है इसमें भू स्थैनिक कक्षा, भू स्थैनिक कक्षा ने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, क्या होगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो भाई ये चीजें क्या है,
जियो तो ये होगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी भू स्थैनिक कक्षा होगी। तो भू स्थैनिक कक्षा में देखो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होगा, देखो आपने को देखा होगा ये पृथ्वी है हमारी, और ये जो होती है ये गोल क्या है हमारी पृथ्वी, गोल हमारी क्या है पृथ्वी। अब यहाँ से लेके ये एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो पृथ्वी गोल घूम रही है। तो ये क्या होती है भूतुल्यकारी, क्या है भूतुल्यकारी, यानी पृथ्वी के केंद्र से पास, पृथ्वी केंद्र से क्या है ये पास में, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र से क्या है पास में, यानी भूतुल्यकारी, ये बात आते बता दी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं बात करूँ ये, तो इसको क्या करेंगे भूस्थानिक कक्षा, क्या करेंगे भूस्थानिक कक्षा ने भूमध्य जो रेखा होगी, देखा होगा है ना, उसके ऊपर होता है। यानी ये क्या हो गया भूस्थानिक कक्षा होगी भूमध्य रेखा के ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो आ जाएगा भूतुल्यकार, यानी पृथ्वी के जो केंद्र होता है, यानी जो सेंटर होगा उसके पास होता है। तो पृथ्वी के केंद्र के पास होगा तो भूतुल्यकारी, भूस्थानिक कक्षा ने भूमध्य जो रेखा होती है उसके ऊपर होगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पर यह देखोगे किसी कोण के साथ झुका होगा, कोई भी कोण हो सकता है उसके साथ क्या होगा इसका झुका होगा, झुका होगा। अब झुकाव कोण देखा जाए यहाँ पर, तो झुका हुआ कोण है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर झुका कोण आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा, और कक्षा की ऊंचाई कितनी आ जाएंगी 36,000 किलोमीटर आ जाएगी, समझ में आएगा। झुकाव कोण कितना होगा 0 डिग्री होगा, कक्षा की ऊंचाई कितनी आ जाएगी यहाँ पर 36,000 किलोमीटर आ जाएगी। अब टाइम अगर बात करूँ मैं, टाइम कितना होगा 24 घंटे का टाइम होगा, कितना होगा 24 घंटे का टाइम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उपग्रह है, और यहाँ पर दिया है संचार उपग्रह गगन डीटीएच होता है, ये उपग्रह होगा, और उसमें से अगर आपने संचार उपग्रह जो गगन डीटीएच वगैरह अपन इसको बोलते हैं, तो वही चीज यहाँ पर आ जाएगी, समझ में आ गया। एक मिनट समझते हैं। तो भूस्थैनिक कक्षा जियो स्टेशन में भी देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या दिखाई दे रहा है भूतुल्यकारी, या जो पृथ्वी के केंद्र के पास में, ठीक है। और ये क्या होता है यहाँ से लेके ये जो अपन कर रहे हैं इसको ये भूस्थैनिक कक्षा है, जो कि भूस्थैनिक कक्षा क्योंकि बीच में यार पृथ्वी थी यार बीच में, तो भूमध्य रेखा की आप देखो ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इस टाइप से बना है ये क्या कोई कोण बन गया, तो किसी कोण के साथ क्या हो गया झुकाव हो गया उसका, देखो कोण के साथ ऐसा झुक गया हो, ठीक है। तो झुकाव कोण मान लिया मैंने 0 डिग्री है भाई, ठीक है। और जो कक्षा की जो ऊंचाई है जो भी कक्षा वगैरह होगा उसकी जो हाइट कितनी होंगी 36,000 किलोमीटर, और टाइम 24 घंटे, उपग्रह जो होगा संचार उपग्रह या गगन डीटीएच होगा, समझ में आ गया। इन चीजों को भी हमने यहाँ पर समझ लिया। अब देखो मेन चीज और क्या हो सकती है इसमें, देखो ये तो हो गया ठीक है भाई, ऐसी ऐसी चीजें ठीक है। ये जो भूस्थानिक कक्षा में हमने देखा कि जो उपग्रह होता है वो संचार उपग्रह एवं डीटीएच होता है। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप बात करें, जैसे मौसम उपग्रह भी हो गया, जैसे मौसम उपग्रह भी आप सेटलमेंट करते हो कुछ करते हो, तो ये मौसम बड़ा उपग्रह भी होता है, कहाँ पर होता है, कहाँ हो गए भाई बताओ ना, मौसम उपग्रह भी कहाँ हो गए, ये जो अपन ने भूस्थानिक जो कक्षा होती है जीईओ जियो सेंटेनिक ऑर्बिट जो होगा वहां पर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भूस्थानिक कक्षा में आप क्या देखेंगे मौसम उपग्रह भी आपको देखने को मिल जाएगा। IRNS IRN SS सैटेलाइट, IRNS सैटेलाइट वो भी यहाँ पर ही दिखे जाएंगे। इसरो द्वारा नाभिक नाम, इसरो ने जो नाभिक नाम दे के रखा है वो भी जो है यहाँ पर ही होंगे। यार सोचिए यार ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मौसम उपग्रह हो गया, IRNS सैटेलाइट हो गया, इसरो द्वारा नाभिक नाम हो गया, ठीक है। तो ये भी हमने देख ली, तो अलग अलग चीजें देख ली, मौसम उपग्रह है, IRNS सैटेलाइट है, इसरो द्वारा नाविक, इसरो के द्वारा नाविक नाम है, ठीक है ये सब चीज। अब देखो होता क्या है, एक संचार उपग्रह देखा होगा आपने, जैसे एक संचार उपग्रह हुआ, एक संचार उपग्रह से अगर बात करूं मैं 1/3 विश्व को कवर किया जा सकता है, मतलब ये कम्युनिकेशन उपग्रह होगा। कौन सा होता है उपग्रह, एक कम्युनिकेशन उपग्रह होता है, एक संचार उपग्रह होता है। तो एक संचार उपग्रह से या कम्युनिकेशन उपग्रह जो होता है उससे 1/3 इसको को कवर किया जा सकता है। उपग्रह जो होती है उसका जीवन काल देखा जाए तो अपेक्षाकृत क्या होता है अधिक होता है, क्या बोला मैंने, जो भी उपग्रह जो होता है उसका जीवन काल देखा जाए तो उपग्रहों का जीवन काल क्या था अपेक्षाकृत अधिक होगा, ठीक है, लंबे टाइम तक वो बने रहते हैं, ठीक है। अगर मैं नोट करके यहाँ पर चीजें लिखना है कि जो भू स्थैनिक जो कक्षा है ना,
भू स्थैनिक जो कक्षाएं अगर बात करें उसमें जो स्थापित जो उपग्रह की जो स्थिति होगी वो पृथ्वी के सापेक्ष नहीं बदली जा सकती। समझ में आ गया? मैंने आपको नोट करके इन चीजों को लिखना है कि भू स्थैनिक जो कक्षा होगी जो भी होगी तो भू स्थैनिक कक्षा में स्थापित, ठीक है, भू स्थैनिक कक्षा में स्थापित जो उपग्रह की जो स्थिति होगी पृथ्वी के सापेक्ष, जो भी पृथ्वी होगी या कुछ होगा उसके सापेक्ष नहीं बदली जाती। तो भूस्थानिक कक्षा देख लिया। तो भूस्थानिक जो कक्षा में स्थापित जो उपग्रह की स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष नहीं बदली जाती, ये भी हमको पता चले, ये भी क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया, हमने क्या पढ़ लिया अभी, थोड़ा सा हमने इन चीजों को कवर कर लिया। उसको अपन भूस्थानिक कक्षा बोलते या कुछ बोलते, उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, उनमें हमने चीजों को कवर किया। जैसे जीओ पढ़ा, जीईयू जैसे टाइम होगा 24 घंटे का, भू संक्रमणकारी होगा, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होगी, और जो दूर संचार वाले उपग्रह यहाँ रखे जाएंगे। फिर भूस्थानिक कक्षा देखा अपन ने, भूतुल्यकारी जो पृथ्वी के केंद्र से पास में होगी। फिर भूस्थानिक कक्षा देखा अपन ने, जो भूमध्य रेखा के ऊपर होगी। फिर किसी कोण के साथ झुकाव वो देखा, झुकाव कोण 0 डिग्री देखा। कक्षा की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, टी बराबर 24 घंटे देखा। उपग्रह कौन से हो गया पर, उपग्रह पता होने चाहिए ना। तो उपग्रह का नाम क्या क्या है, उपग्रह का नाम आपको पता होना चाहिए। उपग्रह का नाम है संचार उपग्रह, जो कि गगन डीटीएच है। फिर उसके बाद है मौसम उपग्रह, कौन सा है, मौसम उपग्रह आ जाएगा। ये आईआरएनएस सैटेलाइट है। फिर आ जाएगा इसरो द्वारा नाविक नाम है। तो ये सारे के सारी चीजें कहाँ रखेगी, ये जीईओ, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं मेरे भाई, भूस्थानिक कक्षा जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है वहां रखे। जब संचार उपग्रह, वो भी संचार उपग्रह, जब एक संचार उपग्रह से एक संचार उपग्रह 1/3 विश्व को कवर करेगा, उपग्रह का जीवन काल कितना होता है, अपेक्षाकृत अधिक होगा। चलो बोलिए, उपग्रह का जो जीवन काल होगा अपेक्षाकृत क्या होगा, अधिक होगा। भूस्थैनिक कक्षा में स्थापित, अब जो भूस्थैनिक जो कक्षा होगी, मैं कोई भी हो सकता, सिंपल सी बात है ना। भूस्थानिक जो कक्षा है, तो भूस्थानिक जो कक्षा है, तो भूस्थानिक जो कक्षा होगी ऑर्बिट होगा, उसमें स्थापित उपग्रह की स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष नहीं बदली जा सकती। भाई इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अपन अपने हिसाब से जो है कवर कर सकते हैं। अगला देखेंगे ध्रुवीय कक्षा। देखो मेन चीज क्या होती है, ध्रुवीय कक्षा। ध्रुवीय कक्षा ने पोलर ऑर्बिट के बारे में अपन थोड़ा सा कवर करेंगे। किसके बारे में कवर करेंगे, पोलर ऑर्बिट के बारे में। पोलर ऑर्बिट भाई ऐसी कक्षा जो क्या होगा, उत्तर से दक्षिण में अपना जो परिपथ होगा वो पूरा करती है। क्या बोला मैंने, ऐसी कक्षा जो उत्तर से दक्षिण में, भाई उत्तर से लेके, जैसे ये नॉर्थ है, नॉर्थ से लेके साउथ तक क्या करती है, अपना जो परिपथ होगी उसको क्या करती है, पूरा करती है। उसको कहते हैं ध्रुवीय कक्षा। और ये क्या होती है, एल ई ओ जैसी होती है। कैसी होती है, एल ई ओ जैसी होती है, आप ये देख लेना, ठीक है, एल ई ओ जैसी होती है। तो ये देख लिया। फिर जो मध्यम कक्षा को सूर्य के समकालीन कक्षा कहते हैं, जो मध्यम कक्षा होती है कि नहीं, तो मध्यम कक्षा को सूर्य के समकालीन कक्षा कहते हैं। तो मध्यम कक्षा होती है, मिडल वाली कक्षा होती है, उसको सूर्य की समकालीन कक्षा कहते हैं। ये आपको याद है, ये मध्यम कक्षा मिडिल कक्षा होती है, उसको सूर्य के समकालीन कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें पता है इसकी बात। फिर और क्या हमें पता है कि जो सूर्य होता है, ये जो सूर्य, सूर्य के समकालीन कक्षा, भाई ये जो सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, ये सन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, सूर्य, तो थोड़ा देखो,
देखो ये आपको सन दिखाई दे रहा है, ये सन है। अब मुझे बताओ, वो बोल रहा है कि ये जो सूर्य, ये जो सूर्य है, इसके समकालीन जो कक्षा का जो झुकाव होगा, समकालीन जो कक्षा देखो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। झुकाव सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली सीधी रेखा, जो सीधी रेखा होती है उसके सापेक्ष हमेशा समान रहेगा। भाई ये देखो ये सन है और ये अपना क्या आ गया, अर्थ आ गया। ये क्या अपना अर्थ है, ये क्या अपनी पृथ्वी है, ठीक है। अब ये पृथ्वी है और ये सन है, भाई सूर्य है और पृथ्वी, अब देखा दोनों की दिखा। तो सूर्य समकालीन कक्षा का झुकाव, सूर्य की जो समकालीन कक्षा है ये सूर्य, उसका जो समकालीन कक्षाएं जो होती है इसका देखो झुकाव, ठीक है। कक्षा का झुकाव सूर्य और पृथ्वी इन दोनों को देखो जोड़ने वाली, क्या जोड़ रहा है ना भाई, पृथ्वी और सूर्य को जोड़ने वाली, ये पॉइंट है इनके, वो जोड़ने वाली सीधी रेखा के सापेक्ष हमेशा समान रहेगा। कैसे रहेगा, समान रहेगा, दिख ही दे रहा है ना, तो समझ में आ रहा है इस चीजों में, ठीक है। ये हो गया है ना। फिर अगर मैं बात करूं थोड़े से एग्जांपल इसमें सेटअप करने के बारे में बात करें तो क्या आ जाएगा कि भाई जो ध्रुवीय कक्षा है, जो ध्रुवीय कक्षा आ रही है, तो ध्रुवीय कक्षा में अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, तो दो ध्रुवीय कक्षा के जो उपग्रह होते हैं और उनका उपयोग देखेंगे। ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह कौन से है और उनका क्या उपयोग होगा, उनको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो ध्रुवीय कक्षा के जो उपग्रह हो रहे हैं इनका क्या उपयोग हो रहा है, इनका क्या यूज होता है उपग्रहों का देखेंगे। भाई इनका देखो मैं बात करूं तो मुख्य कार्य क्या होगा, इनका मुख्य कार्य अगर मैं बात करूं, मुख्य कार्य होगा सुदूर संवेदन है। क्या बोला मैंने कि मुख्य कार्य होता है सुदूर संवेदन है, जिसके लिए वह प्रकाश परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, अवशोषण हो गया और परिकीर्ण हो गया, उसकी जो घटनाएं होती है उसका ये उपयोग करता है। भाई ये भी सही इसके जरिए हमें पता होना चाहिए कि जो ध्रुवीय कक्षा है उसके उपग्रह उनका उपयोग बता दिया कि इसका मुख्य कार्य होगा सुदूर का संवेदन है, जिनके लिए वो प्रकाश के परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, अवशोषण हो गया और प्रकीर्ण की जो घटनाएं होती है उसका उपयोग करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमें पता होना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे कि उच्च भेदन क्षमता, भेदने की क्षमता किसी की उच्च है भाई, भेदने की क्षमता किसी उच्च भेदन क्षमता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, कैमरे लगी होती है, उच्च भेदन क्षमता, भेदने वाले के अच्छे खासे लग जाए, है ना। अगर बात करें भाई कौन से कैमरे लगे, एक है माइक्रोवेव कैमरा है यहाँ पर, इसके अलावा क्या है डाइफ्रेड कैमरा है ना। सोचिए यार कि जब हम ध्रुवीय कक्षा का जो उपयोग या उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसमें एक और पॉइंट ये इंपॉर्टेंट आ गया कि उच्च भेदन क्षमता के कैमरे, मतलब उच्च भेदने वाली क्षमता के कैमरे लगे, जैसे कि माइक्रोवेव का कैमरा हो गया, ड्राइफेड का कैमरा हो गया। ये तो भाई इसके उपग्रह बता रहे हैं हम, जो भी चीजें होगी। अब देखो भाई इसके उपग्रह और जो भी उसके उपयोग हो रहे, उपयोग हमने पढ़ लिए। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, एक होता है ओशियन सैटेलाइट। अब ये देख लो एग्जाम्पल कौन कौन सी सैटेलाइट, ओशियन सैटेलाइट है आपके पास, एक है कार्टासेट सैटेलाइट, कार्टासेट, ये सब ध्रुवीय कक्षा में लगा है। कहाँ पर लगा है, ध्रुवीय कक्षा में। ओशियन सैटेलाइट कहाँ पर है, तो बोलेगा पोलर ऑर्बिट में, यानी ध्रुवीय कक्षा में। कार्टा सैटेलाइट है। एक है मेगा ट्रॉपिक उपग्रह, देखा भी होगा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मेगा ट्रॉपिक उपग्रह, ठीक है। तो मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह देखा जाए ये क्या होता है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं, जो जोन होता है उसमें बादलों का निर्माण करता है, क्लाउड को इम्प्रूव करने का काम कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ओशियन सैटेलाइट पढ़ लिया, कार्टो सैटेलाइट पढ़ लिया, और एक मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह होता है जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या करता है, बादलों का वो क्या करता है, निर्माण करता है। उसके बाद एक होता है रिसोर्स सैटेलाइट, कि भाई किसी भी चीज को अपन रिसोर्स कर सकते हैं, कैसे करें क्या करें, यानी रिसोर्स सैटेलाइट होगा। एक होता है एमी सैटेलाइट होगा, क्या होगा, एमी सैटेलाइट यानी ये भी कहीं ना कहीं ऐड होता है या कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, तो एमी सैटेलाइट या, ठीक है, समझ में आ गया ठीक है। तो हमने इन चीजों को कवर कर लिया जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है, तो हमें पढ़नी भी चाहिए ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया इसमें, ये हो गया। एक बार मैं फिर रिवाइज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपन उपयोग को पढ़ेंगे इसके यहाँ से, है ना। तो एक बार रिवाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं।
रिकॉल कैसे करें कि भाई ध्रुवीय कक्षा अपन ने पढ़ा, जिसको अपन क्या कहते हैं, पोलर ऑर्बिट है। भाई ऐसी कक्षा जो मेरे भाई क्या करते हैं, उत्तर से दक्षिण में अपना, देखो उत्तर से ऐसे दक्षिण तक है, ऐसे उत्तर से दक्षिण में अपना परिपथ, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या कर रही है, अपना परिपथ पूरा कर रही है। भाई ये उत्तर से लेकर दक्षिण का अपना क्या कर रही है, परिपथ ये पूरा कर रही है। समझ में आ गया, क्या कर रही है, उत्तर से दक्षिण अपना परिपथ पूरा कर रही है। ये दूसरा एल यू जैसी है, एल यू या लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है ना, उसकी जैसी स्थिति है। और ये मध्यम कक्षा में, जो मिडल वाला कक्षा होता है ना, मध्यम कक्षा को सूर्य समकालीन कक्षा कहते हैं। मध्यम कक्षा को क्या कहते हैं, सूर्य के समकालीन कक्षा कहते हैं। अब देखो सूर्य के समकालीन कक्षा, ये जो सूर्य के जो समकालीन कक्षा का झुकाव अगर देखा जाए तो ये भाई ये सूर्य होता है और ये पृथ्वी होता है। इसको जोड़ने वाले जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा के सापेक्ष हमेशा समान रहेगा। सिंपल सी बात है भाई, यही तो है। अब ध्रुवीय जो कक्षा होगी जो होगी उसके उपग्रह और उनका उपयोग, ध्रुवीय कक्षा के जैसे कि उपग्रह होंगे और उनका उपयोग होगा। क्या होगा भाई, मेन चीज अगर मैं बात करूँ तो ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह उनका उपयोग करने के लिए मुख्य कार्य क्या होगा, इसका मुख्य कार्य होता है सुदूर संवेदन। मुख्य कार्य क्या होगा, सुदूर संवेदन है, जिसके लिए वो प्रकाश के परावर्तन हो गया, प्रकाश के परावर्तन के लिए, अपवर्तन के लिए, है ना, अवशोषण के लिए, प्रकीर्णन, इन घटनाओं का उपयोग करता है। क्या गया, मैंने आपको बता दिया कि इनका थोड़ा सा अपने उपग्रह देखा कि मुख्य कार्य क्या होगा, सुदूर संवेदन होता है, जिसके लिए वो प्रकाश का क्या करेगा, परावर्तन करेगा, उसका अपवर्तन करेगा, अवशोषण करेगा, प्रकीर्णन, इन घटनाओं का उपयोग करता रहता है। ठीक है, अब ये तो होगा। अब वो आगे चल के ये बता रहा है कि भाई जो उच्च भेदन क्षमता के जो कैमरे होते हैं, उच्च भेदने की क्षमता होती है, तो उच्च भेदन क्षमता की इसमें क्या होते हैं, कैमरे लगे होते हैं। जैसे कि एक होता है माइक्रो कैमरा हो गया और एक होता है ड्राइफ्रेड कैमरा हो गया, ये तो होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, ओशियन सैटेलाइट हो गया, एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, ओशियन सैटेलाइट हो गया, क्या हो गया, ओशियन सैटेलाइट हो गया, कार्टोसेट हो गया, फिर होता है रिसोर्स सैटेलाइट हो गया, क्या होगा, रिसोर्स सैटेलाइट हो गया, फिर होता है एमी सैटेलाइट हो गया, एक होता है मेगाट्रॉपिक उपग्रह होगा। मेगाट्रॉपिक उपग्रह जो कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होंगे, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उसमें उसमें क्या करेगा, ये बादलों का क्या करेगा मेरे भाई, निर्माण करेगा। ठीक है, तो मेगाट्रॉपिक उपग्रह देखा जाए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बादलों का क्या करेगा, ये निर्माण करेगा। समझ में आया? तो ये भी टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ध्रुवीय कक्षा तो हम पढ़ ही रहे, तो भाई इसके क्या उपयोग हो रहे हैं वो देख लेते। मेन चीज क्या है, जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसकी उपयोगिता देख लो। ठीक है, तो जो ध्रुवीय कक्षा हो रही है भाई, इसके उपयोग क्या हो रहे हैं भाई, सबसे पहला इसका यूज हो रहा है कृषि क्षेत्र में। अगर सबसे पहले हम बात करें कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग क्या हो रहा है, ध्रुवीय कक्षा का। जैसे मिट्टी के प्रकार आपने देखी होगी, मिट्टी कितने प्रकार की होती है आपने देखी होगी। मिट्टी जैसे कि ब्लैक ब्लैक सॉइल हो गया, है ना, लेटराइट हो गया, है ना, काली मिट्टी होती है ना, जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है। तो बहुत सारी मिट्टियां हैं, 6 7 8 9 प्रकार के पैटर्न है उसके, 7 से 8 लगभग लगभग। ठीक है, तो ये तो कृषि के क्षेत्र में मिट्टी के प्रकार भी आप उसमें समझ सकते हैं, ध्रुवीय कक्षा के माध्यम से उसमें जांच सकते हैं। ठीक है, फिर उत्पादन की सूचना, कि भाई ये आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है किस क्षेत्र में, उसके उत्पादन की सूचना देगा कि भाई इस एरिया में क्या है। पोलर एरिया है ना भाई, उत्तर से दक्षिण वाला, तो यानी उत्पादन की सूचना जो इंफॉर्मेशन हो रही है वो भी उसमें डाइड करवा रहा है। यार सोचिए यार, ये भी चीजें कवर करने का काम ये कर रहा है, उत्पादन की सूचना क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन यार देखिए, जो प्राकृतिक संसाधनों का आकलन कर सकता है ये, बिल्कुल है। जो प्रकृति के द्वारा हमें रिसोर्स मिले, जैसे कि वन क्षेत्र हो गया, तो जंगल है, फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो वो, उसके अलावा वाटर हो गया, जल हो गया, वो तांबा हो गया, लोहा खनिज हो गया। तो ये जो चीजें होगी ना, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों का अपन क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो प्राकृतिक संसाधनों का आकलन, तो प्राकृतिक संसाधनों का आकलन कैसे हुआ, याद रखना है। तो प्राकृतिक संसाधनों का आकलन, जैसे कि वन क्षेत्र वाला इलाका हो गया, जल वाला हो गया, तांबा हो गया, लोहा खनिज हो गया, तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का आकलन बता दिया मैंने कैसे होगा, जैसे वन क्षेत्र हो गया, जल हो गया, तांबा हो गया, लोहा खनिज हो गया, ये सब प्राकृतिक संसाधनों का आकलन। फिर होता है आपदा के प्रबंधन में,
भाई आपदा प्रबंधन में डिजास्टर जो मैनेजमेंट होता है उसमें भी इसका उपयोग होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ध्रुवीय कक्षा के बारे में। तो ध्रुवीय कक्षा इतना व्यापक है कि जो आपदा प्रबंधन, भाई कोई भी चीजें आपदा आ जाती है, कोई भी आ सकती है। आपदा प्रबंधन जैसे कई बार सुनामी आ गया, कहीं पर भूकंप आ गया, ठीक है ना, कहीं पर मान के चलो भूकंप भी आ गया, सुनामी आ गया, ज्वालामुखी फूट गया, है ना, ये सब आपदा ही वाली कंडीशन है ना भाई। इसके मैनेजमेंट करने के लिए, इनको चीजों को समझने के लिए, इनको देखने के लिए, ये सब चीजें, क्योंकि यार उच्च भेदन क्षमता कैमरे लगे, माइक्रो कैमरा, ड्राइफेट कैमरा, तो ये इन चीजों को मैनेज कर देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करेंगे भाई, वन चित्र देखेंगे कितना है क्या है, जल देखेंगे वाटर कहाँ पर है, तांबा लोहा खनिज, इन चीजों को भी ये मेंशन कर सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर औद्योगिक उपयोग, इंडस्ट्री में भी उसका उपयोग हो सकता है। उद्योग जैसे पता करना कि उद्योग कहाँ लगाया जाए, मेन चीज ये भी है कि ध्रुवीय कक्षा ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडस्ट्री उपयोग में, कि भाई पता ये लगा सकती है आप कि उद्योग कहाँ लगाया जाए, कि भाई आप इंडस्ट्री कहाँ लगाए जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे, सबसे ज्यादा आपको फायदा हो, समझ आ गया। तो औद्योगिक उपयोग में, इंडस्ट्री में भी इसका ध्रुवीय जो कक्षा होगी उसको आप समझ सकते हो, पोलर ऑर्बिट जिसको हम समझते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने समझ लिया। फिर रक्षा के क्षेत्र में निगरानी के लिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रक्षा की निगरानी कर सकते हैं आप पोलर एरिया के माध्यम से, समझ सकते हैं क्या है। क्योंकि भाई अपन ने क्या है, ये जो ओशियन सैटेलाइट, कार्टोसेट, इसोर, एमीसेट, तो ये जो उपग्रह हुए इनके माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी है कि भाई कुछ भी कर लेंगे हो जाएगा, नहीं होगा ना। फिर मैंने बोला रक्षा के क्षेत्र में निगरानी के लिए, क्योंकि भाई इतने ऊपर उपग्रह अपन रख रहे हैं तो उसमें ही समझ सकते हैं। तो निर्यात हेतु समझ सकते हैं, ठीक है, निर्यात वगैरह क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे विदेशी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करना, क्या करना, जो भी विदेशी वगैरह मुद्रा होती है उसकी प्राप्ति करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना, ठीक है। तो निर्यात है उपयोग के लिए मैंने बता, निर्यात विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करना। शहरी प्रबंधन करना, भाई शहरी प्रबंधन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, जो क्या है, फिर शहरी नियोजन के लिए, ग्रामीण नियोजन के लिए। तो यानी याद करें यार, ध्रुवीय कक्षा जो है एक व्यापक है, यानी शहर के प्रबंधन के लिए, शहर का मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए भी ध्रुवीय कक्षा के माध्यम से आप समझ सकते हो उसकी रूपरेखा कैसे करें। शहरों का नियोजन करना है के लिए, ग्रामीण का नियोजन करना है, शहर या नियोजन दोनों टाइप से होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूं, ये जो ठीक है, हमने इन चीजों को समझ लिया। फिर ठीक एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ यहाँ पर कि जैसे अपन ने जो ध्रुवीय कक्षा है इसका उपयोग देखो कृषि क्षेत्र में होता है, जैसे मिट्टी के प्रकार में कैसा है क्या है, फिर उत्पादन की सूचना में होता है, फिर प्राकृतिक संसाधनों का आकलन कर सकते हैं, जैसे वन क्षेत्र क्या है, जल है, तांबा है, लोहा है, खनिज, उसमें देख सकते हैं। फिर आपदा के प्रबंधन में करेंगे भाई कौन सा आपदा इंपॉर्टेंट है क्या है, फिर औद्योगिक उपयोग होगा, जैसे पता करना कि उद्योग कहाँ लगा जाए क्या है। फिर रक्षा के क्षेत्र में निगरानी के लिए कर सकते हैं, निर्यात हेतु कर सकते हैं, जैसे विदेशी मुद्रा के आपको पर्याप्त करना है, समझ में आएगा। आयात का मतलब होता है चीज हम क्या करते हैं, बाहर से बुलाते हैं। निर्यात मतलब हमारे यहाँ से बाहर भेजते हैं। निर्यात हेतु जैसे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करना, ठीक है ना। तो निर्यात हेतु क्या करना, विदेशी मुद्रा की, हम यहाँ से को विदेश में कोई चीज भेजेंगे तब जाके हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमारा माल विदेशों में बिकेगा तब जाके विदेशी मुद्रा की हमें प्राप्ति होगी ना, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो निर्यात हेतु क्या है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करना, ये कुछ एग्जाम्पल सेटअप है। शहरी प्रबंधन में शहर का मैनेजमेंट करो, शहरी नियोजन करो, ग्रामीण नियोजन करो, ठीक है, इसमें होगा। अब एक अपने को देखना है, इसमें समझना है टॉपिक को, जैसे इसमें होता है भू स्थिर कक्षा, क्या है, ये जो भू स्थिर कक्षा के उपग्रह क्या है, भू स्थिर जो है वो कक्षा के उपग्रह देखेंगे और उनके उपयोग देखेंगे, कि भाई जो भू स्थिर जो कक्षा और उसके क्या उपयोग, भू स्थिर कक्षा के उपग्रह देखेंगे और उनके अपन क्या देखने वाले हैं, उपयोग देखेंगे। भाई देखो भाई, सबसे पहला ये पॉइंट बता रहा है कि दूर संचार के उपग्रह होते हैं, क्या होते हैं, दूर संचार के उपग्रह है। दूर संचार, दूर दूर से संचार हो सकते उसके उपग्रह होते हैं। फिर क्या होगा, ये जी सेट होगा, फिर स्टेट 1 2 होगा, IRNS यही पर होता है। यानी यार भू स्थिर कक्षा के उपग्रह और उनके ऊपर भू स्थिर कक्षा के उपग्रह कौन से होते हैं। तो देखो भू स्थिर कक्षा, मतलब भू स्थिर यानी बहुत स्थिर है ये,
मतलब इनको थोड़ा सा हलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, स्थिर है ना। तो भू स्थिर कक्षा के उपग्रह और उनके उपयोग, सबसे पहले तो हम ये काउंट कर रहे हैं कि भू स्थिर कक्षा कौन कौन सी है, क्या है। उसके बाद जो भी चीजें इंपॉर्टेंट देखेंगे, तो भू स्थिर कक्षा के उपग्रह कौन से, दूर संचार के उपग्रह होगी, फिर होता है जीसेट होता है, फिर एक होता है स्टेट 1 व 2 होता है, स्टेट क्या होता है 1 और 2 होगा, फिर आईआरएनएस भी यहीं पर होता है। भू स्थिर कक्षा के उपग्रह अगर कुछ में ज्यादा दूर संचार के उपग्रह होगी, तो उन कौन से हो गए यहाँ पर, दूर संचार के उपग्रह होगी, जीसेट होगा, स्टेट 1 व 2 होगा, और आईआरएनएस भी क्या होता है यहीं पर होता है। ठीक है, हमने इन चीजों को भी कवर कर लिया। उसके बाद अगर बात करूं मैं इसी में भू स्थिर कक्षा के उपग्रहों में देखा जाए, तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए, भाई जो मौसम होगा, ठीक है, तो उसके पूर्वानुमान के लिए मैट सेट होता है। मौसम के जो पूर्वानुमान होते हैं उसके लिए क्या होता है, मैट सेट होता है, जैसे कल्पना वन हो गया। भाई मौसम का पूर्वानुमान लगाना है कि मौसम आएगा या नहीं आएगा, तो उसके पूर्वानुमान के लिए भी क्या होता है, मैट सेट होता है, कल्पना वन होता है। फिर एक होता है इंडो सैटेलाइट होता है। इंडो सैटेलाइट जो उपग्रह होगा वो क्या होगा, शिक्षा के लिए होगा। भाई एजुकेशन सैटेलाइट है ना वो, ये उपग्रह क्या होगा, शिक्षा के लिए, ये हमें पता नहीं। उसके बाद आता है जिसेंट 29 और जिसेंट 11 होगा। जिसेंट 29 हो गया, और जिसेंट तो जिसेंट कौन सा होगा, 29 हो गया, और जिसेंट 11 हो गया। तो ये भी हमने देख ली। तो भाई ये क्या उपग्रह होते हैं, तो मौसम के जैसे पूर्वानुमान करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए मैट सेट हो गया, कल्पना वन हो गया। फिर एक होता है एंडू सैटेलाइट, जो कि उपग्रह होगा, शिक्षा के लिए होगा, एजुकेशन के लिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद होता है जिसेंट 29, क्या होता है, जिसेंट 29 या जिसेंट 11 होता है, ये हो गया। अब भाई अगर मैं बात करता हूँ कि जो भू स्थिर कक्षा के जो उपग्रह है, अब उनके मैं उपयोग बता दूं कि जो भू स्थिर जो कक्षा के, इसके उपयोग क्या क्या होंगे। जो भू स्थिर जो कक्षा है, भू स्थिर कक्षा, ठीक है, क्या है, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम, भू स्थिर कक्षा। ठीक है, भू स्थिर कक्षा के उपयोग कौन कौन से, भाई भू स्थिर कक्षा के उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, है ना, या टीवी की जो सेवाएं होंगी उसमें। भाई मोबाइल और टीवी सेवाओं में रेडियो के प्रसारण में, भाई रेडियो का प्रसारण आप देखो, मोबाइल से देख सकते हैं, टीवी से देखते हैं, तो इन सेवाओं में क्या कर सकते हैं हम, इन सेवाओं के माध्यम से रेडियो का प्रसार आप देख सकते हैं उपयोग, तो ये भू स्थिर कक्षा में संभव है। खोज एवं बचाव कार्य के लिए, भाई किसी चीज की खोज करना है या बचाव कार्य करना है, तो उसके लिए आप भू स्थिर कक्षा का उपयोग कर सकती है। दूरस्थ शिक्षा के लिए, दूर दूर इलाकों में शिक्षा नहीं होती है, तो उन वहां पर भी एजुकेशन पहुंच जाए, इसके लिए अपन ने एक एजू सैटेलाइट उपग्रह शिक्षा के लिए बनाया। समझ में आ गया, तो दूरस्थ शिक्षा के लिए अपन देखा, ये इंपॉर्टेंट। अगला आएगा दूरस्थ चिकित्सा के लिए, देखेंगे कि दूरस्थ चिकित्सा क्या है, कैसी है। इन चीजों को भी हमने समझने की कोशिश की। सिंपल सी बात है, हमने क्या क्या देखे, इसके उपयोग देखे कि वो मोबाइल में या टीवी सेवाओं में जो रेडियो के प्रसारण के लिए इसका यूज होना चाहिए, खोज और बचाव कार्य के लिए होना चाहिए इसका उपयोग। इसका भू स्थिर कक्षा के बारे में बात करें, तो भू स्थिर कक्षा का उपयोग पहला पॉइंट होता है मोबाइल व टीवी सेवाओं में रेडियो के प्रसारण के लिए होगा। दूसरा पॉइंट होगा कि जो खोज होगी या बचाव कार्य होगा उसके लिए होगा। तीसरा होगा दूरस्थ शिक्षा के लिए होगा, दूरस्थ चिकित्सा के लिए होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। हमने थोड़ा सा इसके उपग्रह भी बता दिए कि दूर संचार के उपग्रह हो गए, जीसेट होगा, इंस्टेट 1-2 होगा। स्टेट 1-2 क्या होगा, भाई ये तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए होता है, मैटसेट, कल्पना वन, ये सब चीजें। फिर आईआरएनएस यहीं पर होता है। फिर ये मौसम पूर्वानुमान के लिए मैटसेट होगा, कल्पना वन हो गया। फिर एजु ईडू सैटेलाइट, एजुकेशन सैटेलाइट होगा, उपग्रह शिक्षा के लिए होगा, जिसेंट 29, जिसेंट 11 सब होगा। उपग्रह भू स्थिर कक्षा के लिए, मोबाइल और टीवी सेवा में रेडियो प्रसारण के लिए, खोज बचाव कार्य के लिए, दूर शिक्षा चिकित्सा के लिए होगा। हमने ये सब चीज देखी। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे थोड़ा सा परमोचन यानों के बारे में देखेंगे, भाई कौन कौन से हमारे परमोचन यान है। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ASLV जिसको उन्नत उपग्रह परमोचन यान कहते हैं, PSLV है जिसको ध्रुवीय उपग्रह परमोचन यान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आज GSLV है, भू संक्रमणकारी उपग्रह परमोचन यान है। ठीक है, कैसे क्रोजनिक इंजन क्या होता है, प्रणोदक क्या होता है, इन सारे चीजों को हम नौवहन प्रणालियां देखेंगे अपन, है ना। GNS देखेंगे, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट देखेंगे। IRNS देखेंगे, हम गगनयान देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद कुछ डिफेंस के बारे में भी थोड़ा सा हम कवर कर लेंगे। तो यानी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हो गया हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ
बट और यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये क्लासेस आपने जैसी देख लिए तो माइंड में आपका इजीली कवर हो जाएगा और इजीली रिकॉल हो जाएगा। आप एक बार देखा, दो बार, एक बार देख लीजिए दोबारा, तो माइंड में इजीली आपके कवर हो जाएगा कि भाई आसानी से हमें याद हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप नोट बना लीजिए और बार बार इसको रिवीजन कीजिए तो इजीली वो याद हो जाता है ना। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके लिए हम रणनीति पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम दूसरे सेशन में चालू करने वाले प्रमोचन यान के बारे में, जुड़िए, है ना। नेक्स्ट डे आ जाएगा प्रमोचन यान, ठीक है। बाय।